ठीक है, तो हम लोग जो है अब गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे। तो गिब्स एनर्जी पढ़ने से पहले ज़रा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें कि वो क्या कहता है। ऑलरेडी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुका है, लेकिन पता नहीं चला पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। चेंज इन इंट्रोपी जो हम लोग पढ़ते हैं ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, वही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना। तो हम लोग नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यही पढ़े हैं, है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये जो डेल्टा एस टोटल है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। और डेल्टा एस टोटल should be positive for a spontaneous process, for a spontaneous process. ठीक है। अब डेल्टा एस टोटल जो है उसको हम डेल्टा एस यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम मिलाएंगे तो दोनों मिलकर के यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फाइनली हम लोग जो डेल्टा एस टोटल है उसको हम लोग लिखेंगे यूनिवर्स। ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, which must be greater than 0 for a spontaneous process. यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स always increases in the course of every spontaneous or natural change. जो नेचुरल चेंज हो रहा है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑल नेचुरल चेंज है जो स्पॉन्टेनियस है वो अपने आप होते रहता है ना। तब तक होते रहता है जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो हम लोग जो है तो एक पूरे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो है डेल्टा एस टोटल जो है टोटल चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, चाहे आइसोलेटेड रहे चाहे नॉन आइसोलेटेड सिस्टम रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब सिस्टम और सराउंडिंग को हम ऐड कर देंगे टुगेदर तो पूरा मिला करके यूनिवर्स होता है, इसलिए डेल्टा एस टोटल को हम लोग यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। तो इसी मैथमेटिकल रिलेशन को या थियोरेटिकल पार्ट में लिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब पढ़ लिए हैं तो उसको सामने लाना भी जरूरी था, इसलिए हम बता दिए आपको। ओके, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अभी तुरंत पढ़े कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल चेंज। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स का एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगा, है ना। सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो गया, सराउंडिंग का घटेगा, सराउंडिंग का इंक्रीज होगा, सिस्टम का घटेगा, यानी एक का इंक्रीज होगा एक का डिक्रीज होगा, और वो बैलेंस टोटल ओवरऑल जो होगा एनर्जी इस यूनिवर्स का सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे तो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, बट the entropy always increases when the simultaneous reactions are taking place। जब हम simultaneous, है ना, जब simultaneous बोले spontaneous, when the reactions spontaneous reactions are taking place, when the spontaneous reactions are taking place at that time in that course, during that process energy remain constant, but the entropy increases if the reaction is spontaneous।
ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एनर्जी हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन इंट्रॉपी हमेशा इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जब हम दोनों लॉ को कंबाइन कर देंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोनों लॉ को अगर कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद ये होगा, है ना। इन एनी नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस the energy of the universe remain constant but the entropy of the universe always increases। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये है टोटल एनर्जी, उसी से इसमें चेंज आएगा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा एस यूनिवर्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये दोनों को कंबाइन करके ये लॉ बनाया गया है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ओके, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब नया चीज पढ़ेंगे, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। यानी गिब्स एनर्जी जो है इसको हम लोग फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। गिब्स एनर्जी है ना, इस गिब्स एनर्जी को हम लोग फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं, फ्री एनर्जी इज नथिंग बट इट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू यूजफुल वर्क, है ना। यूजफुल वर्क को करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। हाँ, अब यूजफुल वर्क किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है तो बल्ब जो है स्विच ऑन है तो उससे लाइट एनर्जी निकल रहा है। हमको बल्ब हम स्विच ऑन क्यों करते हैं, बल्ब को क्यों जलाते हैं, ताकि हमको रोशनी मिले, लाइट मिले। लेकिन तो जो रोशनी मिल रहा है, हमको जो रोशनी दे रहा है, जो लाइट एनर्जी मिल रहा है, वो तो यूजफुल वर्क हो गया क्योंकि हमको लाइट ही चाहिए। लेकिन साथ में उस बल्ब में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाह रहे हैं, वो यूजफुल वर्क नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर दो वर्क हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है और थोड़ा बहुत एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो वो जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो वेस्ट हो गया ना, वो यूजफुल वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि हमको हीट एनर्जी चाहिए नहीं, हमको तो लाइट एनर्जी चाहिए, हमको लाइट एनर्जी चाहिए ना। तो जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो बेकार में हो चला गया ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको हमको नहीं चाहिए, तो वो हो गया नॉट यूजफुल वर्क, है ना, अनयूजफुल वर्क हो गया, यूजफुल वर्क नहीं है वो, लाइट जो मिल रहा है। अब जैसे हम हीटर जलाएंगे, हीटर क्यों जलाते हैं, ताकि हमको हीट एनर्जी मिले। अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर जलाएंगे तो हमको हीट एनर्जी मिलेगा कि नहीं, लेकिन उस हीट एनर्जी के साथ साथ वो लाइट एनर्जी भी हमको थोड़ा बहुत देता है ना। जब हम लोग हीटर जलाते हैं तो हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट एनर्जी भी दे देता है, जो कि ज़रूरत नहीं है, हमको हीट एनर्जी चाहिए नहीं। 100% जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो यूज नहीं हो रहा है, हीट एनर्जी सप्लाई करने में थोड़ा बहुत एनर्जी वेस्ट हो रहा है लाइट एनर्जी को जनरेट करने में। तो जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमको मिल जाता है, तो वो तो यूजफुल वर्क नहीं हुआ ना, अनवांटेड हो गया ना। वो जो ज़रूरत है जिसके लिए हम वहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हैं वही हो रहा है, वही यूजफुल वर्क हुआ, इसको बोलते हैं यूजफुल वर्क। यानी यूजफुल वर्क करने में जितना एनर्जी का ज़रूरत हुआ सिर्फ उसी को कंसीडर करना है, तो उसको हम लोग फ्री एनर्जी बोलते हैं या गिब्स एनर्जी बोलते हैं। गिब्स एनर्जी इसलिए बोलते हैं, गिब्स ने ही इस इक्वेशन को डेवलप किया था, इस एनर्जी को डिफाइन किया था, इसलिए उनके नाम पर गिब्स एनर्जी बोलते हैं या फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फ्री एनर्जी है और गिब्स एनर्जी है ये स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। अब गिब्स एनर्जी का ज़रूरत क्यों पड़ गया है, पहले से हमारे पास है, पहले से हमारे पास डेल्टा यू है जो स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, डेल्टा एच भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है अकेले, चेंज इन इंथैल्पी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, और ये दोनों एक्सप्लेन नहीं करता है।
does not explain perfectly the spontaneity. स्पॉन्टेनिटी को परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है. डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल एक्सप्लेन करता है, लेकिन डेल्टा एस टोटल एक्सप्लेन्स परफेक्टली बट depends on delta S system and delta S surrounding. दोनों ही डेटा चाहिए. ये जो डेल्टा एस टोटल है डिपेंड करता है इस दोनों के ऊपर ना, क्योंकि इस दोनों के सम के बराबर होता है ना डेल्टा एस टोटल, और सराउंडिंग अपने कंट्रोल में नहीं है. सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है, पूरा दुनिया जो है सराउंडिंग हो गया हमारे लिए. तो इसी सिस्टम से सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेज हो रहा है, क्योंकि टोटल यानी हमको अगर इंट्रॉपी के सहारे अगर स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करना पड़े तो हमको चेंज इन इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम को भी स्टडी करना पड़ेगा और चेंज इन द इंट्रॉपी ऑफ द सराउंडिंग. चेंज इन द इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम तो हम आसानी से स्टडी कर लेते हैं, लेकिन चेंज इन द इंट्रॉपी ऑफ द सराउंडिंग को हम स्टडी नहीं कर सकते, परफेक्टली स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत सारा सिस्टम है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है सराउंडिंग के ऊपर. सिर्फ इसी सिस्टम के चलते उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ इसको स्टडी करना परफेक्शन के साथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि सराउंडिंग के ऊपर तो बहुत सारा फैक्टर्स काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए इंट्रॉपी के हेल्प से भी हम स्पॉन्टेनिटी को परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी है इसमें, लेकिन हम लोग चूंकि इस चेंज इन इंट्रॉपी ऑफ द सराउंडिंग को स्टडी नहीं कर पाते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग ठीक ढंग से, तो इसलिए चेंज इन इंट्रॉपी भी जो है परफेक्शन के साथ स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. इसलिए नया थर्मोडायनामिक क्वांटिटी चाहिए. ठीक है, नया थर्मोडायनामिक क्वांटिटी चाहिए. क्लियर? अब है कि ज़्यादातर जो रिएक्शन है इनमें मतलब ये लिमिटेशन है. इसमें क्या हो गया, इसमें एक लिमिटेशन है. ये दोनों परफेक्टली, इसमें भी लिमिटेशन है, इससे भी नहीं कर सकते. लिमिटेशन क्या हो गया कि चेंज इन इंट्रॉपी ऑफ द सराउंडिंग को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है. ठीक है, और जब स्टडी नहीं कर पाएंगे सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज को, तो फिर टोटल एंट्रोपी हम ठीक ढंग से नहीं बता पाएंगे. तो स्पॉन्टेनिटी को कैसे बता सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी तो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर. ठीक है, तो इसीलिए हम ये तीनों अकेले तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्पॉन्टेनिटी को, इसलिए एक नया थर्मोडायनामिक फंक्शन का हम यूज करेंगे. ठीक है, तो यूजफुल वर्क क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी. अभी यूजफुल वर्क को लेमन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है ना, अब हम इसको थोड़ा साइंटिफिकली लिखें हैं, तो साइंटिफिकली आप देख लीजिए क्या कहते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम ए सिस्टम एट ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन दैट कैन बी पुट इनटू यूजफुल वर्क. एक कंडीशन में सिस्टम से जो एनर्जी मिलता है ना, सिस्टम से ही वो एनर्जी मिलेगा जिसको कि हम लोग यूजफुल वर्क करने में यूज़ करेंगे. अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूजफुल वर्क को करने में यूज करेंगे एट अ गिवन कंडीशन. ठीक है, और ये एनर्जी सिस्टम से ही मिलेगा. यूजफुल एनर्जी कहाँ से मिलेगा, सिस्टम से ही मिलेगा, सराउंडिंग से नहीं मिलेगा, सिस्टम से ही मिलेगा. ठीक है ना, सिस्टम से वो एनर्जी, सिस्टम से मिलने वाला वो एनर्जी जिसको हम यूजफुल वर्क करने में कंज्यूम करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी. ठीक है, उसी को बोलते हैं यूजफुल वर्क. ठीक है, तो यूजफुल वर्क समझ गए. यूजफुल वर्क लिखे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग लिखेंगे फ्री एनर्जी. इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फ्री एनर्जी.
ठीक है, या गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी और फ्री एनर्जी का ये डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद जो गिब्स ने ये डेफिनेशन देने के बाद उन्होंने एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन दिया। वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन इन्होंने कहा कि सराउंडिंग को हम लोग चूंकि कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन देंगे जो सिर्फ सिस्टम के ऊपर अप्लीकेबल होगा। ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन हम देंगे जिसका सिर्फ सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट होगा, सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा, सराउंडिंग से जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन सराउंडिंग में जो चेंजेज हो रहा है उसको ये कंसिडर करेगा। ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन वैसा फंक्शन है जो सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सराउंडिंग में जो चेंजेज हो रहा है सिस्टम के चलते उसको कंसिडरेशन में लेता है, उसको कंसिडरेशन में लेता है। यानी सिस्टम के चलते जो सराउंडिंग में चेंजेज हो रहा है उसको कंसीडर करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में जो चेंजेज हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह के थर्मोडायनामिक फंक्शन, और ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो चेंज इन इंथैल्पी होता है, जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो चेंज इन एंट्रोपी होता है। यानी जो नया थर्मोडायनामिक फंक्शन आएगा वो चेंज इन इंथैल्पी को भी कंसीडर करेगा और वो चेंज इन एंट्रोपी को भी कंसीडर करेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर रिएक्शन हम लोग किस इन्वायरमेंट में कराते हैं, है ना? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम मतलब क्या हो गया? इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, एनर्जी के थ्रू कम्युनिकेशन होगा सिस्टम और सराउंडिंग में। क्लोज्ड सिस्टम, एनर्जी का एक दूसरे से कम्युनिकेट होगा एनर्जी के थ्रू, यानी एनर्जी का कम्युनिकेशन चलेगा, एनर्जी का ट्रांजैक्शन चलेगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, लेकिन मटेरियल का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जरूर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, लेकिन मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और दूसरा जो हम लोग कराते हैं क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम, यही दोनों। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है, यानी क्लोज कंटेनर में हम बनाए और कंटेनर जो है कंडक्टिंग बॉडी से बना हुआ है, तो क्लोज सिस्टम में हो गया रिएक्शन। दूसरा होता है कि हम ओपन एक बीकर में रिएक्शन करवाएंगे, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराएंगे, ये ओपन है, ये ओपन सिस्टम है ना, जिसमें एनर्जी का भी ट्रांजैक्शन होगा और मटेरियल का भी ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, ये तो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम हुआ ना, और हमारे लिए डिफिकल्ट तो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम का ही ना है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तो मालूम है एंट्रोपी पॉजिटिव हो गया तो हो गया, वो स्पॉन्टेनियस। लेकिन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों चीज़ हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है एंट्रोपी। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो भी हो रहा है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एंट्रोपी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो हम लोग कराते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्लोज सिस्टम में कराते हैं, ओपन सिस्टम में कराते हैं। जैसे हम लोग इस लेबोरेटरी में खड़े हैं, इस लेबोरेटरी में जो रिएक्शन कराते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर, ज़्यादातर क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर कैसे हो गया भाई? हम जब इस यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, उसी में रिएक्शन कराते हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का प्रेशर सेम हो गया। और कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? अगर एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो उसको हम सराउंडिंग को दे देते हैं, एनर्जी अगर कम पड़ रहा है तो सराउंडिंग से हम एनर्जी लेकर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। दोनों ही बात होता है, क्योंकि दो तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर को मेंटेन करें। ज़्यादातर रिएक्शन हम इसी कंडीशन में कराते हैं और इस कंडीशन में कराते हैं।
ठीक है। और इस कंडीशन में जो हम लोग गिब्स एनर्जी अभी हम लोग देखेंगे वो अप्लीकेबल है, क्योंकि इस कंडीशन में चेंज इन एंथैल्पी भी होगा और चेंज इन एंट्रोपी भी होगा। इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, डेल्टा एच भी होगा और डेल्टा एच भी होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो चेंज इन एंट्रोपी भी होगा और चेंज इन एंथैल्पी भी होगा। इसलिए जो नया थर्मोडायनामिक फंक्शन हम लाएंगे वो इस दोनों को जरूर कंसीडर करें। इसलिए गिब्स ने जो नया थर्मोडायनामिक फंक्शन लेके आया वो उन्होंने इन दोनों फैक्टर को कंसीडर करते हुए दिया और उन्होंने नया थर्मोडायनामिक फंक्शन दिया जिसका नाम है फ्री एनर्जी, जिसको बोलते हैं जी। ठीक है, इसको बोलते हैं गिब्स इक्वेशन। जो नया थर्मोडायनामिक फंक्शन आया है उसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी। G इक्वल टू एच माइनस टी एस। एच हो गया एंथैल्पी, टी हो गया टेम्परेचर, एस हो गया एंट्रोपी। ठीक है, और ये थर्मोडायनामिक फंक्शन G जो है इंथैल्पी को भी कंसिडर किया, एंट्रोपी को भी कंसिडर किया और जिस टेम्परेचर पर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं उस टेम्परेचर को भी कंसिडर किया। ठीक है ना, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, ज़्यादातर रिएक्शन तो आइसोथर्मल कंडीशन में ही कराते हैं ना, तो जिस टेम्परेचर पर आते हैं उसको भी कंसिडर कर रहा है, एंट्रोपी को भी कंसिडर कर रहा है और एच को भी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एच हो गया इंथैल्पी। ठीक है, एस हो गया एंट्रोपी, टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, और जी हो गया फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। ठीक है, इसी को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन, गिब्स इक्वेशन, फ्री एनर्जी इक्वेशन। और ये सिस्टम के ऊपर ही एप्लीकेबल है, इसलिए कहीं भी हम लोग सिस्टम वर्ड नहीं मेंशन किए हुए हैं। इसको सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है इस थर्मोडायनामिक फंक्शन को। इस थर्मोडायनामिक फंक्शन, ये थर्मोडायनामिक फंक्शन सिर्फ सिस्टम को डील करता है, सराउंडिंग को डील नहीं करता है। लेकिन सराउंडिंग में जो सिस्टम के चलते चेंजेज होता है उसको कंसीडर करता है, उसको वो एकोमोडेट करता है, लेकिन एप्लीकेबल सिर्फ सिस्टम पर ही है। सराउंडिंग को कंसीडर करते हुए सिस्टम में जो चेंजेस है उसको ये दिखाता है, इसलिए सिस्टम के लिए सिर्फ है, सराउंडिंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया ये जी। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो सकता है अगर इनिशियल कंडीशन होगा, सिस्टम का इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल फ्री एनर्जी, इनिशियल फ्री एनर्जी हो गया, ये हो गया इनिशियल। ठीक है, तो हो गया G1 इक्वल टू H1 माइनस टी S1। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, ज़्यादातर रिएक्शन क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर करवाते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं रिएक्शन एट कांस्टेंट टी एंड पी। रिएक्शन जो हम लोग करवा रहे हैं टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन है प्रोसेस का G1, तो हो गया H1 माइनस टी S1, टी कांस्टेंट है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फाइनल कंडीशन G1 चेंज होकर के G2 हो गया, H1 चेंज होकर के H2 हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और S1 चेंज होकर के H2 हो गया। ठीक है, और इसलिए चेंज देखेंगे इनिशियल और फाइनल में चेंज क्या हो गया यहाँ पर G2 माइनस G1 इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस टी S2, है ना, माइनस कर रहे हैं ना, तो इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा।
ठीक है। चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? TS2, उसमें हम माइनस किसको करेंगे? इसको करेंगे। तो माइनस करना क्या करेंगे? इसका जो है साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज हो गया। तो माइनस TS2 प्लस TS1, ठीक है, आ गया समझ में। और इसी को क्या करेंगे हम? इसको G2 माइनस G1 है, इसको लिखेंगे डेल्टा G। ये क्या है? H2 माइनस H1, इसको लिखेंगे डेल्टा H। अब इसमें T हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो T कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये H2 माइनस H1। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसी को बोलते हैं गिब्स एनर्जी इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी इक्वेशन, फ्री एनर्जी इक्वेशन इसी को बोलते हैं। और ये सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है, ये सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है। यही डेल्टा G जो है चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा G क्या हो गया? चेंज इन फ्री एनर्जी। यही जो है एक्सप्लेन करता है स्पॉन्टेनिटी को। ये एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जो स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो अब जो है हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा S टोटल जो है वो पॉजिटिव होता है। तो उसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनली हमको पता चल जाएगा कि डेल्टा G डिसाइड कैसे करता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जरा वहाँ पहुँचते हैं। तो अब हम लोग जो है क्राइटेरिया बनाएंगे स्पॉन्टेनिटी का। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अभी जस्ट हम लोग डराइव किए, उसको फिर से हमने लिखा है डेल्टा G इक्वल टू एंड डेल्टा G TP फिर से लिख दिया। मतलब इसी को हम इस फिर लिखे, ये जो T और P लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखना है लिख सकते हो। यहाँ TP दे दिए तो मेंशन हो गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और नहीं भी किए तो भी सब लोग को ये मालूम है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ही ये इक्वेशन अप्लीकेबल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमारा जो है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही करवाते हैं, इसीलिए हम लोग सारे रिलेशनशिप डेवलप भी उसी पर कराते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इसको हम लोग जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि अब स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया निकालेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी समझ गए, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब इसको जो है इसको एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी यूज करना है, तो हमको इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन है? डेल्टा S टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी पॉजिटिव, यही ना है। तो हम लोग पहले ज़रा उस इक्वेशन को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग जो रिएक्शन करा रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे करा रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोग एक एजम्पशन कर लेते हैं। लेट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, यानी Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, Q अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी जो भी कहो, सिस्टम ने ले लिया, यानी सिस्टम से एनर्जी जो है, सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज कर रहा है और सराउंडिंग का घट रहा है। ये एक कंडीशन, उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंडीशन लेंगे हमारा होगा ये, है ना। एनर्जी को किधर भी घटाएं बढ़ाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको कंसीडर करना है सिस्टम के टर्म में, तो हम उसको खाली सिस्टम के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर सिस्टम के लिए होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फॉर सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर सिस्टम Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
एंड फॉर सराउंडिंग Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सराउंडिंग के लिए Q जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग से ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी सिस्टम को, तो सिस्टम के पास जा रहा है एनर्जी, इसलिए सिस्टम का Q जो है पॉजिटिव हो जाएगा और सराउंडिंग का नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग कंसिडर करते हैं, अब जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, ऐसा करते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। अब यहाँ सराउंडिंग आ रहा है, लेकिन हमने फ्री एनर्जी में क्या पढ़ा है कि फ्री एनर्जी सिर्फ सिस्टम को कंसीडर करता है, सराउंडिंग को कंसीडर नहीं करता है। यानी सराउंडिंग वाला जो भी टर्म है इक्वेशन में उसको एलिमिनेट कर देना है, यानी सराउंडिंग नहीं चाहिए, सराउंडिंग नहीं चाहिए। क्लियर? तो हमको यहाँ पर अब ये सराउंडिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, सराउंडिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं इंट्रॉपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इंट्रॉपी का Q/T, यही होता है फॉर्मूला। चेंज इन इंट्रॉपी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। तो हम लोग Q/T लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है, तो Q को क्या लिखेंगे, QP, Q को क्या लिखेंगे, QP। तो यहाँ भी हम ये QP ही है, ये QP ही है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एनर्जी सप्लाई किया गया, QP है। तो ये जो सराउंडिंग है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये जो है सराउंडिंग का दिया जाएगा, QP लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो है ये QP लिखाया बाय T, ठीक है, यही हो गया फॉर्मूला। इतना हीट एनर्जी जो है सराउंडिंग ने दे दी, ठीक है। QP क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी। जब कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं या रिलीज होता है, तो उसमें जो चेंज इन इंथैल्पी होता है वो QP के बराबर होता है, पढ़ाया जा चुका है, QP इक्वल टू डेल्टा H। तो हम उसको चेंज कर देते हैं, डेल्टा S टोटल इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस QP के बदले क्या लिखेंगे, डेल्टा H। ये किसका है, सराउंडिंग का है ना, d/T, ठीक है। तो सराउंडिंग जो है इसका एंथैल्पी तो नेगेटिव होगा, ठीक है, यहीं पर हम नेगेटिव लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर QP नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फाइनली ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको चेंज करना होगा, ठीक है, -Q/P। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है सिस्टम के लिए चेंज इन इंट्रॉपी, और ये सराउंडिंग का हमने फॉर्मूला लिख दिया है, चेंज इन इंट्रॉपी ऑफ द सराउंडिंग QP। और चूंकि सराउंडिंग हीट एनर्जी लॉस कर रहा है इसलिए -QP लिखाया गया है, -QP लिखाया गया है। अब यहाँ पर QP जो है डेल्टा H एंड डेल्टा H सिस्टम के लिए भी लिख सकते हैं और सराउंडिंग के लिए भी लिख सकते हैं। अब ये QP जो है सिस्टम के लिए भी लिख सकते हैं, सराउंडिंग के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग के लिए क्या होगा, सराउंडिंग का तो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो नेगेटिव लिखाएगा,
तो सराउंडिंग के लिए ये जो है नेगेटिव लिखाएगा क्योंकि ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा सराउंडिंग के लिए। चेंज इन इंथैल्पी क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है उसका, उससे दूर जा रहा है एनर्जी। लेकिन अगर इसी क्यूपी को सिस्टम के लिए लिखा जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि उसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम के तरफ जा रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम के तरफ, तो सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है यानी उसका इंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है। चेंज इन इंथैल्पी क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमको चूंकि सराउंडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ सिस्टम चाहिए, तो हम इसको क्यूपी को हम सिस्टम के टर्म में लिखेंगे। अगर सराउंडिंग के टर्म में लिखना होगा तो माइनस डेल्टा एच लिखेंगे क्यूपी के बदले, और सिस्टम के टर्म में लिखना होगा तो प्लस डेल्टा एच लिखेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ्री एनर्जी सिस्टम को कंसिडर करता है, सराउंडिंग को नहीं करता है, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए क्यूपी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एच सिस्टम बाय टी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब हमको फाइनली क्या हो गया, एक फॉर्मूला मिलेगा। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि पूरे में हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे में t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, t डेल्टा s टोटल इक्वल टू t डेल्टा s सिस्टम माइनस डेल्टा h सिस्टम। यही हो गया ना। अब इसमें सारे टर्मिनोलॉजी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इस दोनों को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, इसको पहले लाना है, इसको बाद में लाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस जो है माइनस कॉमन ले लेते हैं, या समझो माइनस से गुना कर दिए पूरे में, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पहले लिख देंगे डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, अब यहां तक हमको पता चल गया। इसको हटा देते हैं। अब आप देखिए ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो हम डेल्टा जी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि नहीं, ये तो सिस्टम के लिए सिर्फ है, ये सिस्टम के लिए है, तो डेल्टा जी हम यहाँ लिख सकते हैं, और माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा जी। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल हो गया। अब इससे पता चलेगा कि स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब कितना आसानी से हमको मिल जाएगा सारे चीजों का आंसर। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, डेल्टा एस टोटल नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पूरा टर्म जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 10 डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल कितना होता है, पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ तो नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए
डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, thus for a spontaneous process डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, यही तो निकालना था, यही क्राइटेरिया है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। और अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव हो जाएगा, हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। इफ डेल्टा एस टोटल इक्वल टू नेगेटिव देन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव है, नहीं यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देन प्रोसेस would be non-spontaneous। तो प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। क्लियर, ओके। और हम जानते हैं डेल्टा एफ नेगेटिव होता है, डेल्टा एस टोटल क्या होता है, नेगेटिव होता है। और डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, इफ डेल्टा एस टोटल इक्वल टू नेगेटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा कंडीशन देते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0, thus डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू 0। ठीक है, thus सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो गया। तो डेल्टा जी हो गया एक परफेक्ट क्राइटेरिया हो गया कि डेल्टा जी नेगेटिव तो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, डेल्टा जी 0 तो सिस्टम और सराउंडिंग जो है आपस में इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसीलिए डेल्टा जी इज द परफेक्ट क्राइटेरिया टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी। सो डेल्टा जी इज द परफेक्ट क्राइटेरिया टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, इस प्रकार आपका स्पॉन्टेनिटी खत्म हो गया। और डेल्टा जी से हम लोग पता कर सकते हैं तुरंत कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, और डेल्टा जी 0 है तो समझ गए कि सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा जी इज द परफेक्ट क्राइटेरिया टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, क्लियर, ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।